नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। याद कीजिएगा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। 2006 में 11 जुलाई 2006 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स, उसमें शाम को 6:24 से 6:35 में मात्र इस 9 मिनट में 6 जगह लोकल के फर्स्ट क्लास के डब्बे में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट का पैटर्न एक है। प्रेशर कुकर में आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, घातक विस्फोटक बना, टाइमर के साथ उड़ा दिया गया और एक साथ खार रोड पर सांता क्रूज में, बांद्रा खार रोड पर, महिम, मीरा रोड भाईंदर, फिर माहिम, बोरिवली, और यहां पर इन 6 बॉम्ब ब्लास्ट में करीब करीब 209 लोग मर गए, 700 से ज्यादा जख्मी हुए। हड़कंप मच गया, स्टॉक मार्केट डाउन आ गया, सरकार हिल गई। केंद्र से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक महाराष्ट्र की राजधानी है। ये कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हुआ। फिर एक न्यूज चैनल को एक मेल पहुंचता है और एक लश्करे कुहार, जो लश्करे ही तौयबा का एक अंग है, वो कहता है कि गुजरात और जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसका बदला लेने के लिए ये हमने किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आनंद फानंद में एसटीएफ गठित करती है। 36 घंटे में 350 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता है। लोग पकड़े जाते हैं, मीडिया में खबरें हैं। ये मैं सारा आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो खबर होगी वो आपको हिला देगी। और उस समय विलासराव देशमुख की सरकार थी। स्वर्गीय विलासराव देशमुख 2 टर्म महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, 1999 से लेकर 2003 तक, और फिर 2004 से लेकर 2008 तक। ये 2006 उन्हीं के कार्यकाल में था। और उस समय आर आर पाटिल, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे, शरद पवार के खास थे, वो गृह मंत्री थे। वो 2004 से 8 तक और 2008 से उसी समय, उसके बाद जयंत पाटिल रहे 2008 से 2001 तक। लेकिन ये जब बॉम्ब ब्लास्ट का कांड हुआ तब आर आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। अब वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं। विलासराव देशमुख भी अब दुनिया में नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद 12 आरोपियों को फिर सजा होती है जनवरी 2015 में। और उन 12 आरोपियों में से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास। वो जब से अरेस्ट हुए तब से आज करीब करीब 19 साल हो गए। लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने इन 12 के 12 आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि मकोका कोर्ट में जब इनको सजा हुई उसके बाद ये अपील में गए। 12 आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, और जो तहकीकात की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें आपस में बहुत मिसमैच होता है। लगता है कहानियां गढ़ाई गई है। इस बिना पे इन 12 आरोपियों को छोड़ा गया। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती के लिए जाती हो तो बात का समय है, लेकिन 19 साल 12 आरोपी जेल में रहे। 350 अरेस्ट हो गए थे, उसमें से कई छूटे, कुछ लोग मरे। लेकिन अब 12 में से 12 यदि बरी होते हैं
तो फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए? सवाल वो। दूसरा सवाल, यदि ये वाक़ई निर्दोष है, तो फिर इन 12 आरोपियों की 19 साल की कीमत कौन देगा? 2 बातें हैं। उस बॉम्ब ब्लास्ट के दोषी कौन? वो जो 180 से ज़्यादा परिवार इफ़ेक्ट हुए हैं, 209 लोगों के जाने से, टूट गए परिवार, जिनकी मौत हो गई उस ब्लास्ट में, उनको न्याय कौन दिलवाएगा? एसटीएफ कहाँ फेल हो गई? उन 12 लोगों के 19 साल की जेल की कीमत कौन देगा? ये कई सवाल है। ये सिर्फ 12 साल जेल में नहीं रहे, इनके परिवार टूट गए। फैजर और मुजम्मिल ये 2 भाई हैं, दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई थी। सजा सुनते से ही पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों को 1 दिन का भी जेल से रिहाई नहीं। ये 12 लोग वो हैं जो 1 दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आए, 19 साल लगातार जेल में बने रहे। ये देश का दुर्भाग्य है कि 19 साल जेल में लोग सड़ते हैं आरोप पे बिना पे, और आरोप साबित होके जिनको सजा हो जाती है, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे डेरा सच्चा सौदा, ये लगातार सजा मिलने के बाद हत्या और व्यभिचार, लड़कियों की इज्जत लूटने वाले जैसे गंभीर आरोपों पे सजा पाने वाले सजा याफ्ता मुजरिम साल में 2-2 3-3 बार पैरोल पे आते हैं। चुनाव होते से ही डेरा सच्चा सौदा को पैरोल मिल जाता है, फिर चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे बाहर के चुनाव हो। न्यायपालिका ने तो इनको निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन दोषी कौन? इस सवाल पे न्यायपालिका को बोलना था। इन 19 साल इन लोगों को जो दिए जेल में, इसका हिसाब कौन देगा? ये भी न्यायपालिका को इंगित करना था। बड़ा अजीब सिस्टम है हमारे न्यायालय का। एक घटना होती है, दुर्घटना होती है, एक कांड होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, लोग अरेस्ट होते हैं। सालों बाद सारे लोग छूट जाते हैं, तो फिर वो गुनाह किसने किया? वो गुनहगार समाज में कैसा घूम रहा है? केस खत्म होने के बाद वो री-इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता? 19 साल बाद यदि इन लोगों को फांसी और आजीवन कारावास से छूट मिली है, तो उसके बाद या तो इन्वेस्टिगेशन बहुत लिचड़ हुआ कि ये दोषी होते हुए भी ये दोष साबित नहीं कर पाए, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सजा क्यों ना हो? और यदि ये निर्दोष है, तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, लोगों का जो रोष था, लोगों का जो गुस्सा था, उसको ठंडा करने के लिए आपने किसी भी 12 लोगों को उठा के अरेस्ट कर दिया और दिखा दिया कि हमने पकड़ा, हमने मुजरिम पकड़ा, और आखिर में हुआ क्या? मुजरिम तो थे ही नहीं। कहीं न कहीं इसकी जवाबदेही किसी न किसी के ऊपर तय करनी होगी। न्यायपालिका को भी अपने अंदर झाँक के एक बार पुनर्निरीक्षण करना होगा कि मात्र किसी को निर्दोष साबित करने से उस कांड के दोषी कैसे फिर पकड़े जाएँगे, इसके लिए आगे क्या? यकीनन लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट सामने जाएगी। ओएसी ने बड़ा तीखा रिएक्शन दिया ये कहते हुए कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये निर्दोष है। जिन सरकारों ने इनको अरेस्ट किया, किसी की भी सरकार हो, तो मैं आपको बता ही रहा था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार और कांग्रेस की। शरद पवार के आर.आर. पाटिल तब गृह मंत्री थे, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। ये ऐसा एक उदाहरण है, आज समझ में नहीं आता करे तो क्या करें? दुःख दोनों तरफ होता है। तो 209 लोग मर गए और 700 लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ घायल ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, कि जिनके या तो कुछ कान बहरे हो गए, किसी का आँख परमानेंट चली गई।
कोई अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आए। उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। और जो ये 19 है, इनका भी। तो फिर हत्या किसने की? कौन लोग थे जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किए? मुंबई की पुलिस को कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद नंबर 2 पोज़ीशन मुंबई पुलिस की है। लेकिन क्या इसमें भी राजनीति हुई या खानापूर्ति हुई या फिर कुछ और गेम हो गया? कई सवाल हैं जिसके जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने होंगे, मुंबई पुलिस को देने होंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।